दर्शकों, आवामी टाइम्स में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें कि आज मराठी पत्रकार संघ में बिल्किस बानो जस्टिस मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिस अभय थेपसी और जस्टिस उमेश साल्वी, जनाब मौलाना महमूद दरियाबादी, सेक्रेटरी ऑल इंडिया उलमा काउंसिल, एडवोकेट गायत्री सिंह और डॉक्टर विवेक कोरडे, एडवोकेट धरुति कपाड़िया, इसके अलावा जनाब शाकिर अहमद साहब और जमात इस्लामी के अहम मेम्बरान अहदेदारान मौजूद रहे। अवामी टाइम्स रिपोर्ट। is leaderless. They are ignorant of what religion is. Nobody knows from either side what religion is, what it is meant for. And this is the very thing which is used for gaining votes. Very true. So there is no dushmani as such. But this is to create a scenario for the political advantage. This is what is happening there. There is no person's district. And people are carried away by this. They come together, they form a mob, attack another person, and they don't think that's it. This is what happens. Another question that is asked, what would be the effect of it on Rajiv Gandhi's convicts, Rajiv Gandhi murder case convicts of this revision? Well, the parallel between the two cases is not the same. One is of an innocent woman, a pregnant woman. Her family is murdered. She is raped. Her child is killed on the spot. So this is a slight difference between the two. To draw a parallel between these two cases, that murder was again for some political reasons, is rather difficult to be drawn straight. But if you say that this murder, this is also mass murder, why not remission? Yes. Ultimately, remission is a thing which flows from the human conscience, the conscience of the nation, of the state. They must feel why remission should be granted. Is that feeling, that conscience that based on the cultural development of the development of the civic idea, if that development is mature enough, then the state will think in a rational way. It's a rationality based on the human conscience. What effect it will have on society? Whether the persons who have committed the crime, do they really say that they have done the wrong thing? Do they really express remorse? Whether there is a repentance? All these factors are important. If that is there, perhaps, well, they will say, grant कि हमें इसको ह्यूमन और मोरालिटी के रूप में देखना चाहिए। सिर्फ ये लीगल इशू नहीं है कि ये रिमिशन बराबर है या नहीं है, 1992 का रिमिशन लगना चाहिए, 2014 का लगना चाहिए, वो इशू नहीं है। लेकिन किस तरीके से स्टेट ने अपने पावर को इस्तेमाल किया है, वो किस तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। लीगल होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए जिसके ऊपर ये इतना अन्याय हुआ है। और इसलिए ये इशू के ऊपर जो रिमिशन हुआ वो भी किसी को बताया नहीं गया कि ये कौन से आधार के ऊपर ये ऑर्डर हुआ। जो पब्लिक डोमेन, जो साल्वी साहब बोल रहे थे कि उसका कुछ पब्लिक हुआ ही नहीं है, तो लोगों को मालूम ही नहीं है कौन से बेसिस के ऊपर रिमिशन हुआ है। तो एक हमारा सवाल ये है कि ये जो रिमिशन का ऑर्डर हुआ है वो पब्लिक होना चाहिए। और इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट में अभी पिटिशंस फाइल हुए हैं वो ये रिमिशन के ऊपर है कि ये रिमिशन किस हालात में हुआ, कौन से बेसिस पे हुआ
और क्यों हुआ, और क्या आपने जो कमेटी के जो लोग हैं उन्होंने जो सर्कमस्टांसेस है वो देखा है या नहीं देखा है? क्योंकि अभी लोगों को धमकियां दी जा रही है, जो विटनेसेस हैं, जो कंप्लेनेंट्स है, उनको धमकियां दी जा रही है। तो सवाल है कि अगर उनको फ्री किया तो कितना और गंभीर परिस्थिति हो जाएगा लोगों के लिए। आगे चलकर के आपकी ये जो एनजीओ है उसके जाने से क्या कुछ है या मतलब इसके लिए क्या करना चाहिए? इसलिए जो कानून लागू हुआ है क्या मतलब रेपिस्ट छूट जाए इस मामले में, यानी कि आपने और भी क्या प्रावधान? तो लोगों को इसके बारे में और समझना चाहिए इश्यू क्या है, और ये सिर्फ सवाल ये नहीं है रिहाई का कि उनको मिलना चाहिए क्योंकि वो इतने सालों से वो जेल के अंदर है, लेकिन जो सेफ्टी है कंप्लेनेंट का और जो विटनेसेस का वो भी सोचना चाहिए। और अगर उनको छोड़ा विदाउट ये सब सर्कमस्टेंसेस देख के, तो फिर जो भी जस्टिस उनको अभी तक मिला उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। और इसलिए उसके ऊपर आवाज़ उठना चाहिए, लोगों को उसके बारे में अपने जो मत है वो लोगों के सामने रखना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में तो लीगल प्रोसीजर ऑलरेडी चालू हो गया, तो वो लीगल प्रोसीजर जो है उसको हम सपोर्ट करना चाहिए। मेरा नाम उस्मान नाहिद है और मैं एक आईवा नाम से इंडिया इंटरनेशनल वीमेंस अलायंस, इस नाम से मैं एक ऑर्गेनाइजेशन रन करती हूँ जिसमें 30,000 औरतें उनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, और ख़ास तौर से बताना चाहूँगी कि उसमें सब कौम की लेडीज़ हमारे साथ काम कर रही हैं। ये जो मामला है बिल्किस बानो का, ये इसने मुझे बहुत दुख दिया कि ये उन लोगों को छोड़ दिया गया जिनका एक क्राइम नहीं है, उन्होंने मल्टी क्राइम किए हैं। और हम तो लोग मतलब जो काम करते हैं, हम औरत की सेल्फ़ रिस्पेक्ट तक की बात करते हैं कि उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट मेंटेन रहे फैमिलीज़ में, और यहाँ तो मतलब इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दी गई। इंसान के एक दिमाग की कहना चाहिए कि उसकी सब नसें फट जाएं, इतनी तकलीफ़ दे चीज़ है कि यानी कोई जानवर भी इस किस्म की हरकतें नहीं करते जो अभी हमें सुनने में आ रही हैं। कितनी भी दुश्मनी हो किसी कौम से या किसी फ़र्द से, किसी शख्स से, और ये तो पड़ोसी थे, हर वक्त का साथ था इनका, तो उसके बाद भी ये इतना जुर्म करने के बाद भी उनको छोड़ दिया गया। तो मतलब किसी मुल्क की पहचान जो है वो उसके इंसाफ से होती है। वो मुल्क में दुनिया भर में जाना जाता है, पहचाना जाता है। आज हम तारीफ़ करते हैं उन मुल्कों की जहाँ पर जस्टिस होता है। तो मैं नहीं चाहती ऐसा हिंदुस्तान देखना। मैं चाहती हूँ कि हिंदुस्तान जिसका इंसाफ हमेशा मशहूर था, जिसकी इज़्ज़त थी हमारे दिलों में, हम वो चाहते हैं कि वो मेंटेन रहे। और अगर इन लोगों को, जिन दरिंदों को जिन्होंने इतना जुल्म किया, पूरे ख़ानदान के ऊपर 17 लोगों का कत्ल किया और उसकी बच्ची को मारा, और उसके साथ जो 20 साल उसने जंग लड़ी है, अगर अब भी इनको दोबारा नहीं डाला गया तो हमारा एतबार ख़त्म हो जाएगा। मैं एडवोकेट फारिया रिजवी। जस्टिस तो मिला था बिल्किस बानो को, और ये हमको पता है कि क्या हुआ था उसके साथ, तो वो मैं दोबारा आप सबको नहीं बताना चाहती। जो हुआ था वो जो दहशत और वहशत की जो शिकार हुई थी, उसे आखिर उसने बहुत हिम्मत से लड़ाई लड़ी और उसे आखिर में इंसाफ मिला। और ये हमारे जुडिशल सिस्टम की खूबी है कि उसको इंसाफ मिला। पर ये जो हुआ, इसमें जो थोड़ा सा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ गया इसमें, तो इसकी वजह से अभी सबको लग रहा है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। उसका इंसाफ भी वो पूरा नहीं हो पा रहा है, वो मुकम्मल नहीं हो पा रहा है वो इंसाफ। तो वो उसकी ये लड़ाई जो हम कह रहे हैं कि भाई ये गलत हुआ है, ये जो थोड़ा सा लॉ में जो स्टेट को करना चाहिए, स्टेट के इस पॉलिसी के लिए स्टेट के पास पावर है, कौन से स्टेट के पास जिसने ऑर्डर किया, पास किया, या जिस स्टेट में क्राइम हुआ, तो ये थोड़ा सा चल रहा है। इंशाल्लाह पेटिशन फाइल की हुई है और हमें बहुत उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा, और ये जो मुकम्मल इंसाफ की जो हम बात कर रहे हैं, और उसको मुकम्मल इंसाफ मिलेगा। बिल्किस बानो केस में जो 11 कैदियों को रिहा किया गया, जो उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे, उसको लेके रेमिशन जो लॉ के तहत उनको रिहा किया गया, तो बहुत सारी उनको लेके बहुत लोगों में संभ्रम था। तो हमने सोचा कि क्यों ना लॉ के और जुडिशली के जो लोग हैं उनको बुला करके और हम इस बात को क्लियर कर सके, और इसी तरह से सोशल एक्टिविस्ट इसके ताल्लुक से क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ों को क्लियर करना था। इसीलिए इसमें जो खुद जिन्होंने जजमेंट दिया था, जस्टिस उमेश साढ़वी,
जो उन्होंने 2008 में जो जजमेंट दिया था उनको खुद हमने बुलाया और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की और एक ये कहीं ना कहीं ये बात समझ में आई कि ये इस तरह के फैसले बहुत ही सोच समझ के होना और जो उसके पीछे जो क्राइटेरिया है उसको सामने रख के करना चाहिए, वरना इस तरह के फैसले देश के लिए घातक हो सकते हैं।